चलिए जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को फ्यूचर कैलेंडर अकेडमी में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का। इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, ठीक है, जो कि जिसका नाम है ओड टू ऑटम। क्या नाम है दोस्त? ओड टू ऑटम नाम है। हम लोग उसी को अच्छे से इस बार पढ़ेंगे, ठीक है। उनका लेखक कौन सा है दोस्त? देखिए, उनका लेखक का नाम है जोहन कीट्स, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे, ठीक है। आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, आप लोगों के सामने चैप्टर का नाम लिखा हुआ, क्या नाम है? जोहन कीट्स लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए, जोहन कीट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को इसको काट देना, इसमें से कोई भी प्रश्न आपको नहीं करना है, ठीक है। इसमें से कोई भी प्रश्न आपको नहीं करना है, ठीक है। कोई भी प्रश्न दोस्त आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, एक चैप्टर है जिसका टोटल लाइन कितना है? 30 लाइन का कविता है, ठीक है। कितना लाइन का है? ओड टू ऑटम कितना लाइन का कविता है दोस्त? कितना नंबर का है बताइए? कितना नंबर का कितना लाइन का है? ये 30 लाइन का है, ठीक है। और एग्जाम में आपको 3 से 4 नंबर आता है हर बार। 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे देखा जाता है, ठीक है। अगर समरी दे दिया जाए तो 5 नंबर हो जाता है, ठीक है। हर चैप्टर से लगभग 5 नंबर का वेटेज रहता है, ठीक है। लेकिन समरी किसी का दे दिया जाएगा तो इसका मतलब ये एमसीक्यू में भी नहीं आएगा और सब्जेक्टिव में भी नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन प्रश्न आज सेट होता है तो उसमें ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई चैप्टर है, जैसे मान लीजिए कि द सोल्जर ही है, ठीक है, द सोल्जर। तो अगर सोल्जर को अगर समरी, जैसे समरी 5 नंबर का देता है ना, समरी जो है दोस्त वो 5 नंबर में आता है। तो अगर समरी में दे दिया तो इसका मतलब द सोल्जर से आपको प्रश्न ना तो एमसीक्यू में पूछेगा और ना ही सब्जेक्टिव में, यानी प्रश्न उत्तर के माध्यम से पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट उसको 5 नंबर में दे दिया, ठीक है। उसी तरह का है, अगर ओड टू ऑटम, ओड टू ओड टू ऑटम, अगर इसका एग्जाम में वेटेज कितना है? 3 से 4 नंबर का है, हर बार 3 से 4 नंबर। लेकिन अगर समरी बाई चांस पूछ दिया तो इसका वेटेज कितना हो जाता है? 5 नंबर का होता है। चूंकि समरी तो 3 से 4 नंबर के लिए पूछ नहीं सकता है, नहीं पूछ सकता है ना, तो उसका वेटेज क्या हो जाता है? 5 नंबर वहां पे हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग मान के चलेंगे 3 से 4, ठीक है। समरी का अलग मुद्दा है, लेकिन चूंकि हम लोगों को पढ़ना है तो इससे अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो सभी को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। क्या करना है? रखते हुए चलना है। इसीलिए आप लोग को जो पढ़ाएंगे और जो बोर्ड पे, यानी जो बोर्ड पे आप सभी को हम लिखवाएंगे, आप लोग देख रहे हैं ना, जो बोर्ड पे आप लोगों को लिखवाएंगे वो सब आपको लिखना है। क्या करना है? लिखना है, ठीक है दोस्त, लिखना है आपको, ठीक है। आपको अच्छे से इसको लिखना है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लेखक के बारे में पढ़ लेंगे। क्या कर लेंगे? लेखक के बारे में पढ़ लेंगे। लेखक के बारे में पढ़ना भी जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। उससे पहले देखिए, जोहन कीट्स इनका नाम है, ठीक है। जोहन कीट्स नाम है और इनका जन्म कब हुआ था? 1795 में जन्म हुआ था और 1821 में मृत्यु हुआ था। आप सभी को पता है कि जो पहले दिया रहता है डेट हो, उसको हम लोग जन्म मानते हैं। क्या मानते हैं हम उसको? हम लोग जन्म मानते हैं। क्या मानते हैं? जन्म मानते हैं, ठीक है। और जो बाद में दिया रहता है इसको हम लोग क्या मानते हैं? निधन मानते हैं। निधन का मतलब क्या होता है बताइए? निधन का मतलब होता है, क्या होता है बताइए? निधन का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। यह हो गया उनका नाम क्या था, जन्म कब हुआ था और निधन कब हुआ था। अब आते हैं ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट। वह कैसा थे? एक वो रोमांटिक महान कवि थे, ठीक है। जो कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? मूनफील्ड लंदन में उनका जन्म हुआ था। ये नाम को हटा दीजिए, सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि लंदन से। हालांकि आपको जब हम मैराथन कराएंगे उस समय एक अलग से चार्ट बनाकर आपको हम दे देंगे कि किस कवि का जन्म कब हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, ठीक है। वह कैसा कवि थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म में आपको लिख देंगे लंदन, ठीक है। चूंकि एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है, 4 से 5 मतलब पूरे चैप्टर से मिलाकर दिया जाता है कि बताइए इन कवि का जन्म कहाँ हुआ था, इनका बर्थ प्लेस कहाँ है, ठीक है। ही स्टडी एट अ क्लर्क स्कूल एट इनफील्ड। वह क्लर्क्स स्कूल में पढ़ाई किए थे, ठीक है। ये हो गया ग्रीक मैथोलॉजी और उनको डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, ठीक है। उनको इनमें इंटरेस्ट था, बॉक्सिंग में और क्रिकेट में उनका क्या था बताइए? क्या था? इंटरेस्ट था। क्या था दोस्त? इंटरेस्ट था, ठीक है। आप बोर्ड पे देख सकते हैं क्या इंटरेस्ट था उनको। इनको क्या इंटरेस्ट था बताइए? बॉक्सिंग में और क्रिकेट में इनका क्या था? इंटरेस्ट था, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सब चीज़ों आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, क्या बुक था क्या नहीं था, ये सब आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इधर ये लोग क्या क्या लिखे हैं ये सब आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे आते हैं कि ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821 at the age of 26, but within this short span of life he was able to achieve greatness। देखिए यहाँ पे आप 1795 में इनका जन्म हुआ था और 1821 में इनका मृत्यु हो गया था। अब मृत्यु क्यों हुआ था, यानी उनका मृत्यु जब वो 26 साल के एज में थे, तो 26 साल के एज में थे तो उनका मृत्यु हो गया था। लेकिन कभी करा है उनका जो मृत्यु क्यों हो गया था, ट्यूबरक्लोसिस से कारण हो गया था, लेकिन वो सिर्फ 26 साल ही जिंदा रहे, यानी 26 ईयर में हुए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट वो पा गए थे। और जो अचीवमेंट है एक महान व्यक्ति का क्या था, निशानी था। याद रखिएगा ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि उनका मृत्यु क्यों हुआ था। याद रखिएगा, तो जोहन किर्स का मृत्यु कैसे हुआ था, ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो गया था, ठीक है। कब हुआ था, 1821 में, और वो मात्र 26 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। लेकिन उससे पहले वो बहुत बड़ा अचीवमेंट पा गए थे, ठीक है, जो कि एक महान व्यक्ति का दर्शाता है। His poems and letters have depth beneath the beauty and his effect the awareness of the pains and suffering from the life. To him, a things of beauty is a joy forever and beauty is, ये कुछ पुस्तकें का नाम है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब करा कि Ode to Autumn की describe the beauty and characteristic spirit of autumn in the series of memorable picture, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन द नेचर। इस चैप्टर में हम लोग नेचर के बारे में पढ़ेंगे, बस इतना आप लोग जानिए। और जो ओड टू ऑटम में वो जो कि जोहन किर्स लिखे हैं, ठीक है, वो नेचर के बारे में ही दर्शाता है। तो आइए हम लोग सीधे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से हम लोग समझेंगे, हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। इस चैप्टर में देखिए हम लोग पोएट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, पोएट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और लाइन बाय लाइन अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जो जो पॉसिबल वर्ड मीनिंग होगा, जो आपके लिए अनिवार्य होगा, वो भी यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए ऑल क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे, ठीक है, साथ में हम लोग समरी भी करेंगे, ठीक है। समरी के लिए जब मैराथन हम कराएंगे वहाँ पे आपको एक PDF दे देंगे, उसमें ओड टू ऑटम का भी समरी रहेगा, ठीक है। तो इसका भी समरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप इस पर भी लिख लीजिएगा, ठीक है, चूंकि इससे भी आपको MCQ पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछता है, MCQ पूछा जाता है। तो ये जो पांचों चीज़ है, ठीक है, ये जो पांचों चीज़ है दोस्त, ये पांचों चीज़ आपको लिखना है, ठीक है, आपको पांचों चीज़ याद भी करना है, और साथ साथ अगर एग्जाम में आएगा तो जाहिर सी बात है आप लोग उसको आंसर दीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग पढ़ लीजिएगा लिख लीजिएगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग नहीं बताइएगा, ठीक है। तो सभी चीज़ें आपको पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेखक के बारे में हम लोग पढ़ लिए, इस पर ज़्यादा अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम लोग थोड़ा सा कुछ लाइन पढ़ लेते हैं। यहाँ से पोयम का ही लाइन है कि सीजन क्या है, कि सीजन ऑफ द मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मास्टरिंग सन, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatched heaps run, to bend with apples and moss cottage tree, and fill all fruit with ripeness to core, to swell the gourd and plumb the hazel cells with a sweet kernel to set budding more, and still more later flowers for the bees, until they think warm days will never chase, for summer has brim their clammy sails। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी लाइन आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है बताइए, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। आप लोग तो नहीं बताइएगा, हम ही बता देते हैं, आप लोग नहीं बताइएगा। तो देखिए इसका मतलब ये है दोस्त, इसका मतलब है कि यह मौसम के पत्ते तथा फलों का होता है। जो ओड टू ऑटम जो सीजन है किसका होता है, ओड टू ऑटम का सीजन
किसका होता है दोस्त, किसका होता है बताइए। ये मौसम पत्तों तथा फलों का होता है। पतझड़ अपने जिगरी दोस्त सूर्य के साथ, पतझड़ का मतलब क्या होता है, जब पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं जिस मौसम में, उस समय बोलते हैं कि पतझड़ का जब मौसम आ गया है, उसी का मतलब होता है ऑटम। ठीक है, उसी का मतलब क्या होता है, ऑटम होता है। ठीक है, मिलकर एक साजिश रचता है। क्या कर रहा है कि ये मौसम पत्तों और फलों का तो होता ही है, और पतझड़ अपने जिगरी दोस्त किससे, सूर्य के साथ मिलकर एक साजिश रचता है। क्या साजिश रचता है दोस्त, बताइए क्या साजिश रचता है, जल्दी से बताइए आप लोग भी कमेंट में कि, किस प्रकार सभी पेड़ पौधों को फल से लाद दिया जाए तथा उनकी इर्द गिर्द बेलें लिपटा दी जाए। वह कटीज पेड़ को सेबों के बोझ से झुका देना चाहते हैं और सभी फलों को पूरी तरह से पका देना चाहते हैं। पतझड़ सूरज के साथ मिलकर छोटे छोटे मेवों को फूलने तथा एकने में मदद करता है। कर्ण के सुंदर पेड़ पर फूल उगते हैं ताकि मधुमक्खियों को महसूस हो कि गर्मी का मौसम कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि गर्मी उनके छोटे छोटे कणों को फलों और फूलने से मदद करती है, फलने और फूलने में मदद करती है। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, हम आपको समझाते हैं क्या हुआ। देखिए कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कवि का कहने का मतलब यह है दोस्त कि ये जो मौसम होता है ना वो पत्ते और फलों का होता है। इस मौसम में, उस मौसम में कह रहा है कि जो पतझड़ है वो दोस्ती करता है। किससे दोस्ती करता है बताइए, बताइए यहाँ पर देखिए आप लोग पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ, यहाँ पे पढ़िए, सूर्य के साथ दोस्ती करता है। किसके साथ दोस्ती करता है, यहाँ पे देखिए सूर्य के साथ दोस्ती करता है। समझ में आ रहा है, किसके साथ दोस्ती करता है, सूर्य के साथ दोस्ती करता है। और उसके बाद दोस्ती के करने के बाद क्या करता है, एक साजिश रचता है कि जितने भी पेड़ पौधे में फल फूल उगे उनको पका दिया जाए। क्या किया जाए, पका दिया जाए। तो इसीलिए लास्ट में यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए कवि कह रहे हैं यहाँ पे लास्ट में कि गर्मी कभी जाता नहीं और छोटे छोटे कोनों में फलने फूलने में मदद करती है। क्या करती है, फलने और फूलने में मदद करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Who had not seen the oft and amid by store, sometimes weevil seeks abroad may find this sitting careless on a granary floor, the hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half-wrapped floor and sound asleep, drowsed with the foam of poppies while the hook spears the nest athwart all its twinned flowers, and sometimes like a gleaner do dost keep steady the laden head across a brook, or by kinder press with a patience look do watchest the last oozing hour by hour। इसका मतलब हुआ कवि क्या करना चाहते हैं कि किसने तुम्हारे धान रखने वाली जगहों पर नहीं देखा, कि किसी ने तुम्हें धान जो होता ना, धान रखने वाली जहां रखा जाता है उस जगहों को किसी ने नहीं देखा। ठीक है, किसी ने तुम्हें धान रखने वाली जगह को नहीं देखा। कई बार लोगों ने तुम्हें अनाज कोठरी में आराम करते हुए पाया है। समझ में आ रहा है, कभी कह रहा है कि किसी ने धान जहां रखा जाता है उस जगह को नहीं देखा है, लेकिन लेकिन अनाज की कोठरी में, जहां पे अनाज बहुत सारा होता है, उस कोठरी में आराम करते हुए तो पाया है। समझ में आ रहा कि किसी ने धान के कोठरी में धान वाली जगह को नहीं देखा कि कहाँ पे धान रखा जाता है, लेकिन अनाज जहाँ पे रखा जाता है अनाज की कोठरी में आराम करते हुए पाया है। ठीक है, क्या पाया, आराम करते वक्त तो पाया गया है। तुम्हारे मुलायम बालों को हवा में उड़ते देखा है, और क्या देखा है कि मुलायम बालों को हवा में उड़ते हुए देखा है। ठीक है, या फिर कई बार तुम्हें पॉपी बीज की खुशबू में मंत्रमुग्ध होते हुए देखा है। कभी झरने के आसपास पेड़ों पर लदे फूल पत्तों में नजर आते हो, तो कभी सिडार के नजदीक खड़े होकर धैर्य के साथ वक्त को गुजरते हुए देखते हो, तथा पेड़ों से टपकती
पानी की बूंदों को घंटों तक निहारते हुए। कभी क्या कहते हैं कि तुम्हें धान रखते हुए नहीं देखा, मतलब धान जहां पर रखा जाता है उस जगह को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन अनाज की कोठरी में आराम करते हुए तुम्हें पाए गए हो, और हवा में मुलायम बालों को हवा में उड़ाते हुए भी पाए गए हो, और पॉपी बीज की खुशबू में मंत्रमुग्ध होते हुए भी पाए गए हो, और कभी झरने के पेड़ों पर लदे फूल पत्तों में नजर आते हो, तो कभी सिडार के नजदीक खड़े होकर धैर्य के साथ वक्त गुजारते हुए देखा पाए हो, और पेड़ों से टपकती पानी के बूंदों को घंटे तक निहारते हुए पाए गए हो। तो यहाँ पे पाए जाने की बात हो रहा है कि पहले की धान रखने वाली जगह पे कभी नहीं देखा है, लेकिन अनाज की कोठरी में आराम करते हुए देखा है कभी ने। उसके बाद मुलायम बालों को हवा में उड़ते हुए देखा गया है। मुलायम बालों को देखिए, आप पढ़िए मेरे साथ भी, आप लोग भी पढ़िए, आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि मुलायम बालों को उड़ते हुए देखा है कभी ने, ठीक है। उसके बाद कई बार पॉपीज बीज की खुशबू मंत्रमुग्ध, मतलब उसमें खो जाना होता है ना, खो जाना, कोई भी चिंता फिक्र नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, मंत्रमुग्ध बोलते हैं, ठीक है, होते हुए देखा है। तुम कभी झरने के पास पेड़ों पे लदे, झरने के आसपास जो पेड़ होता है उस पर लदे फूल पत्तों में नजर आते हो, तो कभी सिडार के नजदीक खड़ा होकर धैर्य के साथ वक्त गुजरते हुए देखते हुए नजर आते हो, तो कभी लास्ट में पेड़ों से टपकती पानी की बूंदों को घंटे तक निहारते हुए पाए गए हो। अब आखिरी में जो आता है दोस्त, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। वेयर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग सॉन्ग्स, वेयर आर दे, थिंक नोट ऑफ देम, hushed my music too while buried clouds bloom the short dining day and touch the stupor plains, and with the rosy who then in a waitful choir the small gainers mourn among the river shallows born aloft, and full ground lambs loud bleat from hilly bourne, hedge cricket signs, and now the triple soft, the red-breast whistles from the garden cropped, and the glittering swallow twitter in the skies। देखिए आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ साथ, ताकि आपका भी इंग्लिश का जो रीडिंग का पावर है वो मजबूत हो सके। क्या हो सके, मजबूत हो सके। आप लोग भी इसको पढ़िए अच्छे से, इसको भी आप लोग एक बार पढ़िए जब तक हम पानी पीते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए, इसको आप लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है दोस्त, कि बसंत के गीत कहाँ हैं, बसंत के गीत कहाँ हैं, करा कि बसंत का गीत कहाँ है, उनके बारे में मत सोचो क्योंकि उनका संगीत तुम्हारे पास भी है। क्या करें कि बसंत का गीत कहाँ है, अरे वो कहाँ है, उनके बारे में मत सोचो। क्यों मत सोचो दोस्त, क्योंकि उनका संगीत भी तुम्हारे पास भी है। तुम दिन के समाप्त होने के साथ साथ पूरी धरती को खूबसूरत रंगों से ढक देते हो। कभी कह रहे हैं कि बसंत के गीत कहाँ हैं, कहाँ हैं बताइए। फिर कह रहे उनके बारे में तुम मत सोचो, उनका जो संगीत है जो कि तुम्हारे पास भी है, और तुम दिन के समाप्त होने के साथ साथ पूरी धरती को खूबसूरत रंगों से ढक देते हो। क्या करते हो, खूबसूरत रंगों से ढक देते हो। तो यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। एमसीक्यू में प्रश्न पूछा जाता है, एमसीक्यू में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे लास्ट पे लिखा जाएगा कि वो अभी कभी कहते हैं कि वो अपने रंगों के खूबसूरत रंगों से धरती को ढक देता है सूरज के समाप्त होने के साथ साथ, ठीक है। फिर कहता है कि उस समय बीमारी वाली पील रंग के छोटे छोटे मच्छर झुंड बनाकर रात ही तय नदी के भूरे पानी के ऊपर हल्की हवा के साथ बहते हुए जीते हैं या तो मरते हैं। भेड़ी पहाड़ी भूमि पर खड़ी होकर जोर की आवाज करता है, काठ पतंगे स्वर में गाते हैं, तथा कई बगीचे में रोबिन पक्षी सीटी जैसे आवाज निकालता है, तथा आकाश में पक्षी इकट्ठे होकर चहचहाते हैं। ठीक है, ये था, ये लास्ट वाला आपको बहुत सिंपल था,
ठीक है, आप लोग खुद से एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको ये वाला जो पहला ग्राफ है ना, आप लोग जब समरी भी लिखिएगा ना, तो इस पैराग्राफ पर आप लोग जरा थोड़ा सा ज़्यादा गौर कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं, चलिए एमसीक्यू पे आप आते हैं, हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यू पे आते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए आप लोगों के सामने एमसीक्यू है। ठीक है, एमसीक्यू आप लोगों के सामने, आप इसको आप लोग पढ़िए अच्छे से, और साथ साथ मेरे भी आंसर देने का आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एमसीक्यू जो है उसको आप लोग आंसर देने का ट्राई भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि जोहन किट्स वाज एन अ पोएट, कैसे पोएट थे? रोमांटिक थे। पहला ही लाइन में आपको हम बता चुके थे क्या थे ये, रोमांटिक थे। ठीक है दोस्त, क्या थे? रोमांटिक थे। क्या थे? रोमांटिक थे, याद रखिएगा, जोहन किट्स एक रोमांटिक पोयम थे। ठीक है, वेयर वाज द जोहन किट्स बॉर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था, मून फील्ड लंदन में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर सी हो जाएगा। व्हेन वाज जोहन किट्स, व्हेन वाज जोहन किट्स बॉर्न, कहाँ उनका जन्म हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1995 में जन्म हुआ था। ठीक है, आप लोग को अगर 1995 भी याद रहेगा तो आप टिक मार सकते हैं। ठीक है, चूंकि एग्जाम में जब हम पढ़ाए थे वहाँ पे ओरिजिनल एनसीईआरटी से आपको पढ़ाए थे, और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे डेट नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए जब डेट नहीं वहाँ पे दिया था ना, तो ईयर पूछेगा ना, ईयर पूछेगा तो देखो चारों ऑप्शन इसका ईयर का है, अलग अलग है कि नहीं है? ठीक है, अगर वहां पर अगर एज दिया रहता, अगर वहां पे एज दिया रहता, जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन में कि वहां पर सिर्फ लंदन नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे मूनफील्ड लंदन दिया हुआ था, इसीलिए चारों में लंदन है और यहाँ पे ऑप्शन अलग है। ठीक है, अगर वहीं पर सिर्फ लंदन दिया रहता है ना, तो यहाँ पर कहीं पर लंदन ऑप्शन में होता, कहीं पर अमेरिका होता, कहीं पर इंडिया होता, इस तरह से होता। ठीक है, तो इसीलिए अगर वहां पे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, इसका मतलब कि आप लोग को जो ये ईयर देगा, डेट कुछ भी दे, ईयर जो देगा वो अलग अलग देगा। ठीक है, तो अगर आपको 1795 केवल याद है तो आप लोग आसानी से इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं भी नहीं 1795 में नहीं दिया हुआ ना, तो ये चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ें जो होता है ना, इसी को बोलते हैं टिप्स एंड ट्रिक। टिप्स एंड ट्रिक का मतलब कोई बहुत बड़ा जादूगर वाला काम नहीं होता, यही सब चीज़ों को बारीकियाँ इसको बोलते हैं। यही सब बारीकियों को आपको परखना है, जांचना है, समझ कर उसको एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट का मतलब कि उसको उपयोग करना। चूंकि अब जितने भी पढ़ रहे हैं वो सभी किसके लिए पढ़ रहे हैं? एग्जाम में, एग्जाम देने के लिए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम में अच्छे नंबर कब आएंगे? जब आपको हम बता रहे हैं, या कोई भी टीचर जिनसे आप पढ़ रहे हो, जो आपको बताते हैं छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक, उसको आप एग्जाम में उसको उपयोग कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, तभी आपको फायदेमंद है। नहीं तो आप कितनी भी सीख लीजिए, एग्जाम में कुछ इसको इम्प्लीमेंट नहीं कीजिए तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। तो वही चीज़ है, देखिए एनसीईआरटी में जब नहीं दिया हुआ डेट, तो ईयर हमेशा डिफरेंट आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। आपको यहीं पे बता दें, यहाँ पे देखिए दिया हुआ था कि उनका जन्म मून फील्ड में हुआ, इसलिए यहाँ पे सभी में लंदन दिया गया है, और यहाँ पे सिर्फ अलग अलग दिया गया। अगर वही सिर्फ वहाँ पर भी लंदन दिया रहता, यानी ऊपर वाला में देखिए सिर्फ लंदन दिया रहता, तो यहाँ भी क्या दिया रहता? लंदन, अमेरिका, भारत, रसिया, इस तरह से दिया रहता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। वेन डिड जोहन किल डाई, कब मर गए थे? सभी को पता है कि 1795 में अगर 26 साल जोड़ ले तो क्या हो जाएगा? 26 साल का जिंदा था ना जी, तो एक हो जाएगा। ठीक है, ये 15 एक 16 हो जाएगा, हो सकता है, नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा? 1821 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1821 हो जाएगा। देख लीजिए, आपको जोड़ के बता देते हैं। देखिए डेट कैसे जोड़ा जाता है ये भी आप लोग सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए उनका जन्म कब हुआ था? 1795 में। कितना दिन जिए थे? 26 साल जिए थे। इसको आप प्लस कीजिए, 1 11 एक हासिल इसमें गया तो ये हो गया 12, एक हासिल हो गया 18, ये हो गया 1। ठीक है, तो 1821 कहीं आपको दिखाई दे रहा? फिर यहाँ पर देखिए 1821 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1821 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1821 ये वाला। ठीक है, व्हाट एल्स वाज द प्रोफेशंस ऑफ जोहन किट्स, उनका क्या था प्रोफेशन बताइए? उनका क्या था प्रोफेशन? सर्जन थे। ठीक है, ये सर्जन थे, और इस पर जितने मर्जी आप लोग चांद से तरह लगा लीजिए। ठीक है, इस पर आप लोग जितने मर्जी है चांद से तरह आप लोग लगा लीजिए, एग्जाम में ये सब प्रश्न आते हैं। ठीक है, ऐसा प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखिए ये जो चीजें हैं कि एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर्ड इन द स्काई,
दिस लाइन इज किससे लिया गया, टेकन फ्रॉम किससे लिया गया, ओड टू ऑटम से लिया गया। अब थोड़ा सा फास्ट में चलते हैं। विच सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मिलोफॉर्मस, कौन सा ऑटम कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग चांद से तारा लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग चांद से तारा लगा लीजिएगा दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑटम इज कंस्पायरिंग विथ टू लोन एंड ब्लेस द वाइन, सन क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। वेयर डज द वाइन रन, कहाँ पे बताइए, थैच पे, थैच पे। हु इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैस्टिंग सन, कौन था, ऑटम था ना, यही दोनों में दोस्ती हुआ था ना मिलकर, और क्या रचा था, साजिश, क्या था दोस्त, साजिश था। ठीक है, क्या था, साजिश था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु थिंक दैट वार्म डे विल बी नेवर चेंज, कौन सोचता था, बीच। वेयर हैज द क्रॉप्स बीन स्टोर्ड, कहाँ पे, ग्रेनी फ्लोर पे, यानी अनाज की कोठरी इसको बोलते हैं। ग्रेनी फ्लोर का मतलब कि अनाज की कोठरी। ऑटम इज कंपेयर टू द, इन द पोएम किससे, वीमेन से। व्हाट इज द ऑटम डूइंग अ हाफ रिप्ड फॉलो, क्या करता है बताइए, क्या करता है बताइए, स्लीपिंग। लामिया एंड हाइपोनियर आर रिटेन बाय जोहन किट्स। देखिए ये सब जो पुस्तकें हैं ना, इस सब जो पुस्तकें हैं दोस्त, इस सब पुस्तकों का आप लोग थोड़ा सा लिख लिया कीजिए, इसीलिए आपको दिए गए हैं। क्या करना है आपको, सारा चैप्टर का जितने भी है चीज़, उसको आप लेकर चैप्टर पर लिख लीजिए। ठीक है, कौन सा पुस्तक किसने लिखा है। ठीक है, इसका हालांकि जब हम आपको मैराथन पढ़ाएंगे तो उस समय भी इसको बताएंगे कौन चैप्टर क्या लिखा है, किसने लिखा है, लेकिन एक जगह रहेगा ना तो आपको आसान होगा। ठीक है, चूंकि मान लीजिए कि यहाँ पे हम सिर्फ अभी चैप्टर जो बता रहे हैं ओड टू ऑटम, ये जो लाइन दे दी है रिटेन बाय, तो आप लोग आंख मूंद के बता दीजिएगा अरे जॉन किट जॉन, क्यों, क्योंकि आप लोग वही चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेकिन जब सब चैप्टर को मर्ज कर एक साथ पूछा जाएगा तब आप लोग याद कीजिएगा, तब आप लोगों के अंदर से एक कॉन्फिडेंस जाएगा और वो वहाँ पे याद होगा। अभी तो आप लोग आंख मूंद के बोल दीजिएगा यही है, फिर दूसरा कुछ किताब का नाम देंगे, आप लोग आंख बंद के बोल दीजिएगा यही है, यानी जॉन क्रिस्ट का किताब है। लेकिन अलग अलग जब एक साथ मर्ज करके लिखिएगा तब तो वहाँ पे आप लोग तुक्का नहीं मार सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि विच इज़ द नेशन बर्ड ऑफ इंग्लैंड, विच इज़ द नेशन बर्ड ऑफ, कौन था, रॉबिन। व्हाट इज़ द ट्विंकलिंग इन द, व्हाट इज़ द ट्विंकलिंग इन द, बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वेलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो स्वेलो हो जाएगा। ठीक है, लामिया ने प्राइज रिटर्न बाय अभी हम बता ही दिए, जोहन क्रिस्ट द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, ऑटम इज अ सीजन ऑफ मिलो, फ्रूटफुलनेस का पहला ही लाइन था दोस्त, पहला ही लाइन था। ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ अ सन, क्या होता, कब होता है, स्टार्ट होता है डिपार्चर ऑफ द, खत्म होने के बाद। खत्म, डिपार्चर का मतलब देखो ऐसे तो गाड़ी डिपार्चर का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेन है, एक पटरी से आता है ना, जब यहाँ पर ट्रेन, मान लीजिए यहाँ पे एक स्टेशन, यहाँ पर ट्रेन आया तो लिखता है अराइव, जब यहाँ से खुलने वाला रहता है ना या खुल जाता है बोलते हैं डिपार्चर। ठीक है, तो ऐसे का मतलब हर यही हुआ, लेकिन इसका मतलब भी हम लोग खत्म बोल जाए, जब वो खत्म होता है तो वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओड टू इज एन ओड, क्या होता है, विंटर ऑटम, ऑटम हो जाएगा। ओड टू ऑटम, याद रखिए, ओड टू ऑटम। ठीक है दोस्त, ओड टू ऑटम याद रखिएगा, ओड टू ऑटम। इन न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स केम आउट द ट्री ऑटम, क्या कहते हैं कि ऑटम के सीजन में न्यू लीव्स और फ्रूट्स कम आउट हो जाते हैं। ठीक है, एंड गैदरिंग ए स्वैलो ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम द ओड टू ऑटम से। बार बार देखो स्वैलो से आपको पकड़ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन स्वैलो वाला एमसीक्यू में टिक किया, तो आपको स्वेलो से अब तक याद हो जाना चाहिए। स्वेलो आएगा, आप लोग ओड टू ऑटम को टिक मार देना है बिना किसी चीज को सोचे हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि हु वॉचेज द लास्ट यूजिंग आवर्स बाय आवर इज फ्रॉम ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम इज क्या है बताइए, क्या एन ओड है,
याद रखिएगा एन ओड है, और ये एमसीक्यू एग्जाम में आएगा। इस पर ये क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 25 पर टिक कर लीजिएगा, और यहाँ पे एक यहाँ पे आ गया, कहाँ आ गया, हाँ, और क्वेश्चन नंबर 21 पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 25 पर टिक कर लीजिए। एग्जाम में दोनों में से कोई एक इस बार आने वाला है, ठीक है, ये आंसर आने वाला है। सिर्फ आपको याद रखना है कि ओड टू ऑटम इज एन ओड, बस आपको इतना याद रखना है। कंपोज्ड बाय किस कौन लिखा है, किड्स लिख, देखिए यहाँ पर किड्स, जोहन किड्स है, ठीक है। जब आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाला, तो यहाँ पर क्या था, जोहन डेनी था, ठीक है। तो किड्स का मतलब आप याद रखिएगा जोहन किड्स, ठीक है। तो ओड टू कंपोज्ड बाय किड्स मतलब जोहन किड्स। द पोयम ओड टू ऑटम डील्स विथ द डिटेल किसके साथ, स्प्रिंग सन ऑटम, ऑटम होगा, यहाँ भी ऑटम हो जाएगा। द थीम ऑफ ऑटम इज स्कैरसिटी था, मैच्योरिटी था, या क्या था, मैच्योरिटी था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किड्स वाज अ डैश पोएम, रोमांटिक थे ना दोस्त, जाहिर सी बात है रोमांटिक थे। जो किड्स क्या थे, एक रोमांटिक पोएम थे, पोएट थे, क्या थे, पोएट थे। ये चीज आपको याद रखना है, हालांकि आपको चार्ट बनाकर दे दिया जाएगा। ऑटम इज द सीजन ऑफ मिलो, क्या था, फ्रूटफुलनेस। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, 2 बार याद चुका है। ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ अ सन, फिर देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है उसको छोड़िएगा नहीं। समर खत्म होता है तो स्टार्ट हो जाता है। इन न्यू लीव्स फ्रूट्स कैम आउट, किस में, ऑटम में। इन ऑटम के सीजन में क्या होते हैं कि नए पत्ते और नए फल आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं, किस पर आ जाते हैं बताइए, पेड़ पे आ जाते हैं ना, पेड़ पर आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, नए पत्ते और नए फ्रूट्स। जॉन किस डाइड ऑन 1821 में मरे थे, क्यों मरे थे, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मरे थे। आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कब मरे थे, 1821 में मरे थे, किस लिए मरे थे, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मर गए थे। इच स्टेंजा ऑफ ऑटोडे कॉन्स्टिट्यूंट्स, यानी एक मतलब करा, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, घुमा कर पूछा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है कि इच स्टेंजा, अब आपको पता है कि स्टेंजा का मतलब क्या होता है, जिस तरह स्टोरी में पैराग्राफ होता है उसी तरह कविता में स्टेंजा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूछा इच मतलब होता है हर स्टेंजा में, यानी हर स्टेंजा में इस कविता का कितने लाइन है, तो याद रखिएगा इस कविता में हर एथी में कितना है, 11 लाइन है, ठीक है। याद रखिएगा 11 लाइन है, यानी हर स्टेंजा में, यानी ओड टू ऑटम में हर स्टेंजा में लाइन टोटल 11 है, ठीक है। क्या 11 है, ये याद रखिएगा। देखिए इसको घुमा दिया, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आपको हम पहले ही बता देते हैं। जब हम आपको स्टोरी पढ़ाते हैं, देखिएगा आपको बताते हैं कि कितने पैराग्राफ का है, यही इसमें स्टेंजा बताते हैं, पोएम में लाइन भी बताते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कितने लाइन का कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो आपको आंसर देना होगा 11। द स्पाइक ऑफ डाइस वाज ऑब्जर्व बाय जॉन किड्स इन समर, क्या था बताइए, ग्रास था ना, ग्रास था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रास हो जाएगा। डाइस फिल ऑल फ्रूट विथ रैपनेस, द सन एंड समर, द सन एंड समर। रिपनेस का मतलब होता है पकने में, ठीक। ये आपका टोटल था, ये 36 नंबर वाला भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, ठीक है। ये जो 36 नंबर आप लोग देख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग का एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कुछ देख लेते हैं इस चैप्टर से क्या कुछ करना और कुछ बचा हुआ है, क्या क्या कुछ करना है। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द सेंटर आइडिया ऑफ पोएम, ठीक है। इस क्वेश्चन के बदले में आप लोग डायरेक्ट समरी भी लिख दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम कटवा देते हैं कि नहीं लिखना, क्यों, इसको जगह पर समरी भी लिख दीजिएगा तो एग्जाम में फुल लाइन एवरेज पूरा नंबर मिल जाता है। अगर 4 नंबर का है तो 4 नंबर मिल जाएगा। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम, इसका मतलब किस पोएम का क्या क्या आइडिया है।
तो अब देखिए टोटल 3 पैराग्राफ है और हर पैराग्राफ में स्टेंजा है, तो हर स्टेंजा में 11 लाइन है। ठीक है, तो आपको सभी का तो डिस्कशन करना होगा, तो इससे अच्छा कि हम समरी लिख दे, तो यही करा। इस क्वेश्चन के आंसर में आप, उसके जवाब में आप समरी भी लिख सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसा तो लग नहीं रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस चैप्टर से कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। इस चैप्टर से जब भी आता है तो एमसीक्यू आता है, ठीक है, अब प्लस समरी आ जाता है, कभी कभी समरी आ जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। बेहतरीन लेक्चर रहेगा अगले वाला। ठीक है, अब हम लोग सोच रहे हैं कुछ हम लोग ग्रामर थोड़ा सा कंप्लीट कर ले, चूँकि लिटरेचर बहुत सारा चीज़ कर लिए। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा इंग्लिश ग्रामर पर। ठीक है, इंग्लिश या तो इंग्लिश ग्रामर पे आएगा या तो इंग्लिश राइटिंग सेक्शन पे आएगा। राइटिंग सेक्शन पे क्या हो सकता है, लेटर हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, तो पहले एप्लीकेशन और एक ही वीडियो में करेंगे। लेटर कहाँ कहाँ लिखना चाहिए, एप्लीकेशन किसको किसको, सब एक चीज़ डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द इस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला लेक्चर इसी पर रहेगा कि लेटर, हाउ टू राइट लेटर एप्लीकेशन। एग्जाम में अगर आपके पास लेटर आएगा तो किसको किसको लिखने के लिए आएगा वो भी हम बता देंगे। ठीक है, कि हम बता देंगे अगर लेटर आएगा तो किसको किसको लिखने के लिए देगा, एप्लीकेशन आएगा तो किसको किसको लिखने के लिए देगा, ये सभी चीज़ आपको हम बता देंगे। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ आप लोग देख रहे हैं ये सभी चीज़ हम आपको बता देंगे। ठीक है, सभी चीज़ हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसके लिए बेफिक्र रहिए। तो अगला लेक्चर के लिए आप लोग हो जाइएगा तैयार। ठीक है, कॉपी कलम उठा कर बैठिएगा, और ये लेक्चर अच्छा होगा तो कमेंट में आप लोग एक बार थैंक यू जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए।